गुड मॉर्निंग कुल ड्यूड्स, माई सेल्फ अनिकेत। आज हम अपने चैनल नॉलेज इंस्टीट्यूट पे प्रकाश चैप्टर जो कि लाइट है उसका पार्ट 2 लेकर आए हैं। देखिए इस वीडियो में हम मतलब इससे पिछले वीडियो में हमने प्रकाश क्या होता है, प्रकाश किरण क्या होता है, डिफरेंट माध्यम यानी पारदर्शी, पारभासी, अपारदर्शी माध्यम, प्रकाश का विवर्तन, उसके बाद प्रकाश का परावर्तन की घटना, प्रकाश के परावर्तन के नियम, उन पर चर्चा किया। आप उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। तो देखिए इस वीडियो में हम तो गोलीय दर्पण के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। अब देखिए गोलीय दर्पण को समझने से पहले हम समझते हैं कि दर्पण क्या चीज़ होती है। देखिए आप तो कांच देखे होंगे, कांच में जब कांच और देखिए जब कांच में अपना चेहरा देखते हैं तो हमें अपना चेहरा नहीं दिखाई देता है। क्यों नहीं दिखाई देता? क्योंकि अगर कांच में कांच को अगर सिर्फ कांच ही रखा जाए तो वो कांच ही जैसा व्यवहार करेगा। मैंने इसका कहने का क्या मतलब है, अगर कांच में एक विशिष्ट तरह का पॉलिश आता है जो कि बाजार में उपलब्ध होता है, उसे अगर लगाया जाए उसकी मैंने पीछे तरफ, उसकी पीछे सतह में, और कांच के अगर पीछे सतह में अगर एक विशिष्ट तरह का पॉलिश जो कि बाजार में उपलब्ध होता है अगर उसे लगाया जाए तो उससे हमें अपना चेहरा कांच में दिखने लगता है। तब जाके वह कांच दर्पण का रूप लेता है, तब जाके वह कांच दर्पण का रूप लेता है। क्लियर है? अब देखिए ये तो हमने समझ लिया कि दर्पण क्या होता है। जब कांच में एक विशिष्ट तरह का पॉलिश, विशिष्ट गुणों वाला पॉलिश लगाया जाता है तो वह कांच में हम अपना चेहरा देख सकते हैं। तो उस कांच को उस समय हम दर्पण का रूप दे देते हैं, है ना। अब देखिए दर्पण होता है समतल दर्पण जिसका उपयोग हम चेहरा देखने के लिए करते हैं। तो समतल दर्पण के ऊपर तो हम अलग से वीडियो बनाएंगे। अभी हम हमारा टॉपिक है गोलीय दर्पण। क्या है? गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण क्लियर है? अभी हमारा टॉपिक गोलीय दर्पण। ये सब देखिए साइड वाला बात है ना। गोलीय दर्पण, अब गोलीय दर्पण क्या होता है देखिए, अगर हम एक गोला ले लेते हैं, जैसे गोला, अगर हम एक गोला ले लेते हैं, ये गोला है, गोला मतलब ये 3D में, मतलब ऐसे गोला मतलब एक बॉल बॉल है ना, जिसका अंदर भी ऐसे गोला, वृत्त नहीं है ये, बस ये साइकिल के टायर में ये एक खेलने वाला बॉल है, ये समझ लीजिए, है ना। तो इस गोले को अगर हम बीच से काट देते हैं तो इसके दो भाग निकलते हैं, एक ये भाग और एक ये भाग। क्लियर है? आपको तो यहाँ तक पूरा क्लियर होगा। अब देखिए यह गोला जो है वक्र है, मतलब इसका देखिए ये कर्व है, कर्व मतलब ऐसे मुड़ा हुआ है ना। तो इसका यह परावर्तक पृष्ठ जिसमें आके लाइट टकराएगा, कौन अवतल है कौन उत्तल है हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तब तक देखिए ये वाला, इसमें भी देखिए ये भाग इसका वक्र है, मतलब इसका जो परावर्तक पृष्ठ ये गोलीय है, परावर्तक पृष्ठ में जिसमें लाइट आके टकराएगा। तो इस प्रकार के दर्पण को हम गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? गोलीय दर्पण एक ऐसा दर्पण होता है जिसका कि परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो, बस, यानी जिस ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। क्या लिखिएगा? ऐसा दर्पण, देखिए आप विजिबल होगा, ये देखिए ऐसा दर्पण, गोलीय दर्पण का परिभाषा, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो उसे हम गोलीय दर्पण कहते हैं। ये लिख लीजिएगा, उसे हम गोलीय दर्पण कहते हैं। अब देखिए गोलीय दर्पण दो तरह के होते हैं, है ना, दो तरह के होते हैं। गोलीय दर्पण दो तरह के होते हैं। एक होता है आपका अवतल दर्पण और एक होता है आपका उत्तल दर्पण, है ना, उत्तल दर्पण। अब अवतल दर्पण उत्तल दर्पण क्या है इसे हम देखते हैं, है ना। तो देखिए अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण क्या है इसे हम देखते हैं। सपोज कीजिए हम ये वाला पार्ट उठा लेते हैं, ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट को उठा के यहाँ ड्रॉ करते हैं, है ना। और इसका इधर अगर हम पॉलिश कर देते हैं, ऐसे ये पॉलिश करने का साइन है, ये पॉलिश करने का साइन है, ये देखिए, तो इस दर्पण को हम अवतल दर्पण कहते हैं। क्लियर है? यानी कि अवतल दर्पण एक ऐसा गोलीय दर्पण है जिसका कि परावर्तक पृष्ठ गोले की केंद्र की ओर हो, उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं, है ना। देखिए गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जो है, मतलब इस गोलीय दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ है वो अंदर की ओर है। अंदर की ओर कहने का मतलब गोले की केंद्र की ओर। ये देखिए ये है गोला और इसके केंद्र की ओर है, देखिए ये परावर्तक पृष्ठ जिससे आके लाइट टकराएगी, तो इसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। क्लियर है? अब इसे ये लिख लीजिए कि अवतल दर्पण किसे कहते हैं, तो आप लिखिएगा
वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोले की परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर हो, ऐसा लिखिएगा, ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर हो अर्थात गोले के केंद्र की ओर हो। मतलब देखिए ये गोला है ना, बॉल गोले के केंद्र की ओर हो, इसका परावर्तक पृष्ठ जिस लाइट टकराएगा तो उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। क्लियर है। अब देखिए उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, उत्तल दर्पण। अगर हम अब इस वाले पार्ट को हमने उठा लिया, अब इस वाले पार्ट को हम उठा के अगर यहाँ रखते हैं, इस वाले पार्ट को, और इसका इधर अगर हम पॉलिश कर देते हैं, है ना, तो देखिए अब आप क्या देख रहे हैं यहाँ, ये जो गोलीय दर्पण है ये भी आपका गोलीय दर्पण है, उत्तल दर्पण है ना, ये उत्तल दर्पण है। देखिए इसका इधर पॉलिश है ना, तो आप यहाँ क्या ऑब्जर्व कर मतलब क्या आप देख पा रहे हैं बताइए, सोचिए आप। इसका जो परावर्तक पृष्ठ है वो गोले के केंद्र की बाहर की ओर वक्रित है। मतलब देखिए सॉरी ध्यान से, अगर मैंने कुछ गड़बड़ कहा तो फिर से सुनिए। वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित हो। मैंने क्या कहा, देखिए ये है इसका परावर्तक पृष्ठ, इधर से आकर लाइट टकराएगा, ये देखिए ये, और ये है इधर गोले के केंद्र, लेकिन देखिए गोले के केंद्र से बाहर की ओर ऐसे वक्रित है, ऐसे। अगर ये गोले का केंद्र है ना, देखिए ये यहाँ पे गोले का केंद्र है, और इसे अगर हम यहाँ बनाते तो देखिए ये गोले का केंद्र ऐसे। अब देखिए ये है गोले का केंद्र, ये बाहर की ओर वक्रित है, इधर की ओर वक्रित है, इधर की ओर ये सर्किल जा रहा है ना, मतलब सॉरी सर्किल नहीं, गोला है ना, वृत्त नहीं, गोला है ना, स्फेयर इधर की ओर जा रहा है, यानी कि इसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित है, तो इसे हम क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण। क्लियर है। तो उत्तल दर्पण की परिभाषा आप क्या लिखिएगा, वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित हो उत्तल दर्पण कहलाता है। आप लिख लीजिएगा, आई होप। अब देखिए इसमें कुछ टर्म होते हैं जिन्हें कि हमें समझना होगा, तो उससे पहले हम एक स्पष्ट दर्पण बना लेते हैं। कोई भी दर्पण ले लेते हैं पहले, चलिए हम कौन सा दर्पण ले बताइए, हम चलिए अवतल दर्पण ले लेते हैं ना, हम अवतल दर्पण लेते हैं और इसे पॉलिश कर देते हैं। अब देखिए इसमें बहुत सारे टर्म होते हैं, जैसे कि होता है ध्रुव, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, मुख्य अक्ष, उसके बाद और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती है जिसे कि हम इस फिगर के माध्यम से आपको समझाना चाहेंगे, है ना। तो देखिए ये है अवतल दर्पण। कोई भी उत्तल दर्पण भी ले सकते हैं, हम अवतल दर्पण ले रहे हैं, और अवतल दर्पण को हम थोड़ी देर के लिए अभी गोलीय दर्पण बोल रहे हैं क्योंकि गोलीय दर्पण का ही भाग है, एम आई राइट। देखिए अब ये गोलीय दर्पण, इसे हम एम कह देते हैं, इसे एन। अब जो ये एम एन भाग है, जो ये ऐसे मुड़ा हुआ भाग है, इसे हम दर्पण का द्वारक कहते हैं। अब क्या है ये हम आप परिभाषा बताएंगे, लेकिन पहले आप जान लीजिए ये जो ये है, ये सांप जैसा जो मुड़ा हुआ है ऐसे, है ना, जो कर्व है, जो वक्र है, इसे हम द्वारक कहते हैं। किसका, दर्पण का द्वारक, है ना। अब देखिए अगर यहाँ से एक हम मनगढ़ंत लाइन बनाते हैं, क्योंकि ऐसे तो मिरर में लाइन नहीं रहता है, मतलब काल्पनिक रेखा बनाते हैं, इमेजिनरी लाइन, है ना। तो ये जो देखिए ये तो ऐसे है ना, इसका जो ये केंद्र है, ये जो ज्यामितीय बिंदु है ना, ज्यामितीय बिंदु मतलब ज्योमेट्रिक पॉइंट, है ना, मतलब ये दर्पण, इसका जो मध्य, ये द्वारक है जो दर्पण का, इसका जो मध्य बिंदु है, दर्पण के द्वारक का जो मध्य बिंदु है, इसे हम ध्रुव कहते हैं, जिसे कि हम पी से डिनोट करते हैं। क्लियर है। अब देखिए ध्रुव तो हम समझ गए। अब ध्रुव के जस्ट बगल में यहाँ पे एक ऐप होता है, ऐप मतलब फोकस कहते हैं जी, फोकस। क्लियर है। अब फोकस के जस्ट इधर आपका एक सी नाम का होता है सेंटर। क्लियर है। सेंटर माने केंद्र, किसका केंद्र, गोले का केंद्र। ये देखिए अगर ये गोला ऐसे कंप्लीट होता है ऐसे ऐसे, तो ये गोले का ही केंद्र हुआ जी, सेंटर ऑफ स्फेयर मतलब गोले का केंद्र। क्लियर है। अब देखिए यहाँ से केंद्र से लेके यहाँ तक क्या कहलाता है आपका, अगर ये आपका गोला है और यहाँ से केंद्र से लेके यहाँ तक, तो क्या कहलाएगा, त्रिज्या कहलाता है। तो इसी प्रकार ये आपका दर्पण है, तो ये दर्पण का त्रिज्या कहलाएगा, मतलब दर्पण का वक्रता त्रिज्या कहलाएगा। यहाँ से यहाँ ये सीपी है ना, दर्पण का वक्रता त्रिज्या कहलाएगा। क्लियर है। और ये जो लाइन हमने खींचा ये मुख्य अक्ष कहलाएगा, और ये मुख्य अक्ष में जो एफ है मुख्य फोकस है, फोकस कहलाएगा। अब देखिए ये तो मैंने आपको ऊपर से बताया, अब इसे हम डिटेल में देखते हैं कि कौन क्या है। देखिए सबसे पहले हम जानते हैं कि मतलब दर्पण का द्वारक किसे कहते हैं, है ना, मतलब अपर्चर ऑफ मिरर, अपर्चर है ना, APERTURE अपर्चर। तो देखिए द्वारक किसे कहते हैं, दर्पण का द्वारक क्या लिखिएगा जी, द्वारक में बताइए, मैंने आपको अभी बताया। देखिए गोलीय दर्पण का जो ये पृष्ठ है, देखिए ये अधिकांश तो गोलीय है, आप देख रहे हैं। देखिए इस पृष्ठ की जो ये वृत्ताकार सीमा है, ये वृत्ताकार सीमा मतलब ये
जो वृत्त के आकार की जो सीमा, ये जो बाउंड्री है ना, तो इसे ही हम गोलीय दर्पण के, मतलब इस वृत्ताकार सीमा रेखा को, इस वृत्ताकार बाउंड्री को, बॉर्डर को हम गोलीय दर्पण का द्वारक कहते हैं। अब आप लिख लीजिएगा, है ना। देखिए हम लिख नहीं रहे, आप बता रहे कि कैसा लिखना है। अगर आप एग्जाम में आता, आप ऐसे लिखिएगा कि गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अधिकांशतः गोलीय ही होता है। इस पृष्ठ की एक वृत्ताकार सीमा रेखा होती है। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की इस वृत्ताकार सीमा रेखा का जो व्यास है ना, जिसका व्यास है, उसे हम दर्पण का द्वारक कहते हैं, यानी कि इसे हम अपर्चर ऑफ मिरर कहते हैं। क्लियर है, आप लिख लीजिएगा। जैसा मैंने बताया, आप वीडियो को दोबारा से देखिए और नोट करते जाइए। हुआ, ये हुआ आपका द्वारक। अब हम चलते हैं ध्रुव। ध्रुव किसे कहते हैं, तो आप लिखिएगा कि बताइए ध्रुव किसे कहते हैं। मैंने आपको बताया गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का जो केंद्र होता है, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का जो केंद्र होता है, उसे हम ध्रुव कहते हैं, जिसे कि हम पी से डिनोट करते हैं। तो क्या लिखिएगा, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को हम दर्पण का ध्रुव कहते हैं। यानी कि इसे आप ऐसे लिख सकते हैं कि गोलीय दर्पण के ज्यामितीय केंद्र को ध्रुव कहते हैं। क्लियर है, जिसे हम पी से डिनोट करते हैं। और ये एम एन ए बी किसी से भी अक्सर एम एन से डिनोट करते हैं, है ना। अब आपका आता है जी क्या, बताइए। अब आपका आता है ध्रुव हो गया। अब आपका यहाँ पे क्या आता है, पहले फोकस है, लेकिन फोकस समझाने से पहले हम आपको वक्रता त्रिज्या, सॉरी वक्रता केंद्र समझाना चाहेंगे। तो देखिए, ये आपका ये गोलीय केंद्र है, सॉरी मतलब गोलीय दर्पण है। गोलीय दर्पण का भाग गोले का एक भाग होता है कि नहीं, बताइए। आप एग्री करते हैं कि नहीं, आप सहमत है कि नहीं। तो गोले का कुछ ना, मतलब गोले का तो केंद्र ही होगा, गोले का केंद्र होता है कि नहीं, सेंटर। तो इसी प्रकार इस गोलीय दर्पण के जो ये वक्र भाग है, इसका भी केंद्र होगा, उसे हम वक्रता केंद्र कहते हैं। तो समझ में आ गया होगा। देखिए अब इसे लिखना कैसा है, लिखना कैसे एग्जाम में, देखिए वक्रता केंद्र, गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र, है ना। देखिए वक्रता केंद्र कैसे लिखना है एग्जाम में, मैंने आपको समझा दिया। गोलीय दर्पण के परावर्तक, गोलीय दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ है, वो गोले का एक भाग है, गोले का एक भाग है, ये गोले का एक भाग है ना। इस गोले का जो केंद्र होता है, इस गोले का जो केंद्र होता है, इसे हम दर्पण का वक्रता केंद्र, इसे हम दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। वो क्लियर है, ठीक है। जिसे कि हम सी से डिनोट करते हैं, सी से सेंटर, सेंटर यानी केंद्र, है ना। अब देखिए ये भी हो गया। अब हम समझते हैं कि मुख्य अक्ष क्या होता है। मुख्य अक्ष, क्योंकि मुख्य अक्ष के ऊपर ही सब बना हुआ है। ये जो लाइन है, ये जो इमेजिनरी लाइन है, ये जो काल्पनिक रेखा है, ये जो मनगढ़ंत रेखा है, रेखाखंड, सॉरी रेखाखंड नहीं, रेखा ही बोल सकते हैं, खैर वो हमारा टॉपिक नहीं है। इसके बारे में जानते हैं, इसे हम मुख्य अक्ष कहते हैं। मुख्य अक्ष किसी से भी डिनोट नहीं किया जाता है ना अक्सर। अब देखिए मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, बताइए जल्दी से बताइए। आप अपने सोचिए, कॉपी में लिखिए, उसके बाद आप हमारे यहाँ से मिलाइएगा। देखिए गोलीय दर्पण के ध्रुव, है ना, देखिए ध्यान से देखिए, गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली एक सीधी काल्पनिक रेखा, एक सीधी काल्पनिक रेखा, है ना, को हम मुख्य अक्ष कहते हैं। मैंने क्या कहा, गोलीय दर्पण के ध्रुव, वक्रता केंद्र फोकस भी होता है, लेकिन अक्सर बुक में भी लिखा रहता है ध्रुव वक्रता केंद्र, तो मैं भी वही यूज कर रहा हूँ। गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली ये काल्पनिक रेखा, काल्पनिक रेखा गोलीय दर्पण का मुख्य अक्ष कहलाती है। क्लियर, एम आई राइट। देखिए आपको दिख रहा है ना। चलिए मुख्य अक्ष भी हो गया आपका। अब हम चलते हैं आपका किधर, अब हम आपको पहले बताते हैं मुख्य फोकस क्या होता है। मैंने क्या कहा, मुख्य फोकस, जिसे कि हम यहाँ ऐप से डिनोट कर रहे हैं ना, ऐप से। क्लियर है, देखिए तो पहले हम मुख्य फोकस बताते हैं आपको क्या होता है, उसके बाद फिर सबको मुख्य फोकस बताएंगे। तो सबसे पहले मुख्य फोकस बताने से पहले आपको हम ये बात क्लियर करना चाहेंगे कि देखिए जो अवतल दर्पण है, ये देखिए ये अवतल दर्पण है ना। तो अवतल दर्पण का मुख्य फोकस क्या है, देखिए इस चित्र में आप देखिए, ध्यानपूर्वक देखिए, है ना। तो देखिए अवतल दर्पण का जो मुख्य अक्ष है ना, ये मुख्य अक्ष है, इसके समांतर मतलब इसके पैरेलल में, और हम कुछ, चलिए हम क्लियर बनाते हैं। ये है अवतल दर्पण, ये है सी, ये है सी, है ना। और यहाँ पे एक बिंदु ले लेते हैं ना, कोई बिंदु। देखिए मैंने क्यों लिया, आपको इसे डिस्कस करने के बाद पता चलेगा।
देखिए, अगर ये अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर कुछ किरणें जाती हैं, तो वह परावर्तित होने के पश्चात, है ना, परावर्तित होने के पश्चात एक बिंदु पे आके मिलती है। ये देखिए, इसके पैरेलल इसके समांतर गया और यहाँ से मिली है, इसके भी समांतर जाएगी, यहाँ से मिली है। और ये मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर आपस में प्रतिच्छेद होती है, मतलब आपस में एक दूसरे को काटती है, यानी कि आपस में प्रतिबिंब निर्माण करती है ना। प्रतिबिंब का निर्माण कब होता है? जब दो या दो से अधिक किरण आपस में प्रतिच्छेद होती है, तब उसे प्रतिबिंब कहते हैं। तो जब मुख्य अक्ष के समांतर किरणें होती हैं और वे परावर्तित होने के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर काटती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को हम मुख्य फोकस कहते हैं। क्लियर है? तो ये अवतल दर्पण दिया, अवतल दर्पण का मुख्य फोकस हो गया। अगर आपका आता है अवतल दर्पण का मुख्य फोकस को परिभाषित कीजिए, तो आप क्या लिखिएगा कि अवतल दर्पण के समांतर जाने वाली, मतलब अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर जब प्रकाश की किरणें जाती है, तो ये परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है या फिर प्रतिच्छेद होती है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, एक दूसरे को काटती है, जिस बिंदु पर, उस बिंदु को अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। एम आई राइट? आई होप आई एम एब्सोल्युटली राइट। ओके, अब देखिए, मुख्य फोकस को हम एफ से डिनोट करते हैं, तो आप जान गए। अब देखिए, जिस प्रकार अवतल दर्पण का मुख्य फोकस होगा, उस प्रकार उत्तल दर्पण का भी मुख्य फोकस होगा। तो उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस देखिए, ये अवतल दर्पण, तो ये उत्तल दर्पण में इधर हम पॉलिश करते हैं, है ना, कर दिए पॉलिश। अब देखिए, ये हुआ मुख्य फोकस, ये हुआ P, हाँ जी। और इसके इधर फोकस होता है और इधर, सॉरी, मतलब इधर एक बिंदु ले लेते हैं ना, मतलब फोकस ही होगा लास्ट में, लेकिन आपको समझाते थे। उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, मैंने क्या कहा, उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर जब जब उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें आती है तथा परावर्तित होने के पश्चात, देखिए, परावर्तित होने के पश्चात ये जो है चली गई। ये तो देखिए आपस में काट ही नहीं रहे, लेकिन इसे हमें अब अपने से सोचना होगा कि हाँ, ये पीछे ऐसे करके आई होंगी और एक बिंदु पर काटी होंगी, मतलब अपनी कल्पना से इमेजिन करना होगा हमें, है ना, मनगढ़ंत कहानी में, सपना में सोचना होगा कि देखिए ऐसे करके इधर पीछे तरफ इसे बढ़ाएं, मतलब ये किरणें आई होंगी, आपस में काटी होंगी, और जब दो किरणें, मतलब जो प्रकाश की दो किरणें जब आपस में प्रतिच्छेद करती है, आपस में जब एक दूसरे को काटती है, एक दूसरे को जब इंटरसेक्ट करती है, तो ये प्रतिबिंब का निर्माण करती है। तो यहाँ प्रतिबिंब बना होगा, है ना। तो इसी प्रकार देखिए हम कह सकते हैं कि जब उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें आती है और परावर्तित होने के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती तो नहीं, लेकिन मिलती हुई प्रतीत होती है, मतलब जिसे हम अपने से मिलाते हैं, आभास होती है ऐसी कि हाँ मिला होगा, उस बिंदु को हम उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस एफ कहते हैं। क्लियर? तो देखिए आप क्या लिखिएगा, उत्तल दर्पण में जब प्रकाश की किरणें उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आती है एवं परावर्तित होने के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है या प्रतिच्छेद होती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। आपको शायद पूरा क्लियर होगा। देखिए, अब ये तो उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस हो गया जी। अब हम चलते हैं, रुकिए, अब हम आगे चलते हैं, है ना। अब मैं आपको कुछ यहाँ बातें बता देना चाहता हूँ। देखिए, इसे शायद आगे हो सके तो डिस्कस कर सकते हैं। अब देखिए आगे चलते हैं, है ना। अब देखिए, दो चीज़ें होती है, एक होती है अभिसारित बिंदु, एक होती है अपसारित बिंदु। मैंने क्या कहा, एक होती है अभिसारित बिंदु, मतलब हाँ अभिसारित बिंदु, एक होती है अपसारित बिंदु। ये दोनों क्या होती है, देखिए ये दोनों मैं आपको समझाता हूँ। ये देखिए अभिसारित बिंदु क्या होती है, देखिए पहले मैं आपको ऐसे सिंपल समझाता हूँ। अगर ये है कोई पॉइंटर, यहाँ से ऐसे करके लाइट आ रही है, यहाँ से ऐसे करके लाइट आ रही है, यहाँ से 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 लाइट आ रही है,
और सभी देखिए एक ही बिंदु पे आके कॉन्सेंट्रेट हो रही है, मतलब सभी एक ही बिंदु पे आके मिल रही है। देखिए यहाँ से भी लाइट आ रही है, यहाँ मिल रही है, यहाँ से भी यहाँ मिल रही है, यहाँ से भी यहाँ, यहाँ से भी यहाँ, यहाँ से भी यहाँ से भी यहाँ, सभी एक ही बिंदु पर मिल रही है। तो ये सभी अभिसारित हो रही है, मतलब एक बिंदु पर केंद्रित हो रही है, तो इसे हम अभिसारित बिंदु कहेंगे। क्लियर है। और अगर इसी प्रकार अगर ये बिंदु है और यहाँ से प्रकाश की किरणें बाहर जा रही है, यहाँ से भी प्रकाश की किरणें बाहर जा रही है, बाहर जा रही है, मतलब प्रकाश की किरणें फैल रही हैं, इधर फैल रही हैं, इधर फैल रही है, चारों दिशा में फैल रही है ना, तो उसे हम अपसारित बिंदु कहते हैं। मतलब देखिए जब किसी बिंदु से होकर प्रकाश की किरणें फैलती है, माने प्रसारित होती है, अपसारित। आपने सुना कि कपड़ा को पसार दो, तो पसारना मतलब क्या होता है, फैलना है ना। तो देखिए फैलती है, जब फैलती है तो उसे हम अपसारित बिंदु कहते हैं। ये अपसारित बिंदु और ये अभिसारित बिंदु। क्लियर है। तो अब देखिए यही दोनों हुआ, अपसारित बिंदु और अभिसारित बिंदु। अब इससे हम दर्पण के चैप्टर में आपको क्यों पढ़ा रहे हैं, क्योंकि देखिए ये भी जो यहाँ ये कौन सा दर्पण है आपका, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण देखिए प्रकाश की किरणें यहाँ अभिसारित हो रही है, देखिए एक बिंदु पर मिल रही है, परावर्तित होने के पश्चात एक बिंदु पर मिल रही है, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम अवतल दर्पण का अभिसारण मतलब अभिसारित बिंदु कहेंगे। और ये देखिए उत्तल दर्पण में कौन सी घटना आ रही है, उत्तल दर्पण में देखिए बताइए प्रकाश की किरणें फैल जा रही हैं, ये देखिए फैल जा रही है, तो इसे अपसारित कहेंगे, अपसारित, समझे, अपसारण हो रहा है, अपसरण। क्लियर है, इसलिए मैंने आपको समझाया अभिसारित और अपसारित बिंदु। अब यहाँ तक तो आपका पूरा क्लियर होगा। अब देखिए फोकस दूरी किसे कहते हैं, है ना। गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच जो ये दूरी है, जो ये डिस्टेंस है ना, ये जो डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस, इसे हम गोलीय दर्पण का फोकस दूरी मतलब अवतल दर्पण के लिए अवतल दर्पण का फोकस दूरी और उत्तल दर्पण के लिए ध्रुव तथा फोकस के बीच की दूरी को उत्तल दर्पण का फोकस दूरी कहेंगे। क्लियर है। तो फोकस दूरी अगर आता है कि किसे कहते हैं, तब क्या लिखिएगा, मुख्य फोकस मतलब गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं। क्या कहा मैंने, गोलीय दर्पण के मुख्य मतलब ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को हम गोलीय दर्पण का फोकस दूरी कहते हैं। उसे हम स्मॉल एफ से ऐसे करके डिनोट करते हैं, ऐसे, है ना, उसे हम स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, स्मॉल एफ। क्लियर है। ये सारे बातें आप अपने देखिए, मैंने बहुत जगह हुआ कि इधर उधर कहीं का कहीं 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 लिख लिया, लेकिन मैंने जैसे आपको बताया, आप मेरे आवाज़ को पकड़ते हुए चलिए और उसके अनुसार आप नोट्स बनाइए और उसे आप पढ़िए। देखिए आपका एक भी पॉइंट नहीं छूटेगा और आपका एग्जाम में फुल मार्क्स है, फुल मार्क्स आने की चांस है, 100% प्रोबेबिलिटी है ना जी। देखिए मैंने किसी के लिए मजाक भी हो सकता है, किसी के लिए सीरियस भी हो सकता है, क्योंकि जो नहीं पढ़ेंगे सिर्फ मेरा वीडियो देखेंगे तो उससे कुछ काम नहीं बनने वाला है, क्योंकि सेल्फ स्टडी इज़ द बेटर स्टडी देन अदर। क्लियर है। और जो सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं, मेरा वीडियो भी देख रहे हैं, मेरा वीडियो मतलब कि कोई भी वीडियो देख रहे हैं, किसी का वीडियो देख रहे हैं, या फिर अपने टेक्स्ट बुक से ही पढ़ रहे हैं, लेकिन पढ़ रहे हैं तो उसका मार्क्स आने का चांस 100% बनता है भाई। देखिए अब यहाँ तक तो हो गया, सब मैंने आपको समझा दिया। अब देखिए एक बहुत ही कॉमन रिश्ता होता है, रिश्ता मतलब जो आप समझ रहे हो वो रिश्ता नहीं, यहाँ पर रिश्ता होता है जी मुख्य फोकस और वक्रता त्रिज्या के बीच। आपको मैंने वक्रता त्रिज्या शायद नहीं समझा, देखिए समझा देता हूँ, है ना। ये किसी भी गोले से यहाँ से लेके मतलब गोला होता है, उसमें जो केंद्र होता है, केंद्र से लेके यहाँ तक के जो ये क्या होता है, परिधि, है ना, मतलब सरकमफेरेंस, यहाँ तक का जो दूरी होता है उसे हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो ठीक इसी प्रकार दर्पण में भी ये जो केंद्र है, केंद्र से लेकर ध्रुव तक के बीच की दूरी को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। क्लियर है ना जी। तो देखिए अब हम वक्रता त्रिज्या और मुख्य फोकस के बीच एक रिलेशन होता है, उसको हम देखते हैं क्या रिलेशन होता है। अगर मान के चलिए, अगर वक्रता त्रिज्या हम किससे डिनोट करते हैं, संबंध, है ना, एक संबंध पढ़ने वाले हैं किसके बीच, आर एंड एफ के बीच, है ना। तो देखिए आर एंड एफ के बीच मतलब वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच, है ना। अब देखिए अगर हम इसे पहले फिर लेते हैं, अगर हम आर बराबर मतलब इसका जो रिलेशन है वो होता है आर बराबर 2 इसका कारण क्या मतलब है, अगर हमारा आर 2 है 2 सेंटीमीटर, तो हमारा फोकस दूरी कितना होगा 4 सेंटीमीटर। अब कैसे, देखिए आर बराबर अगर 2F है तो आर बराबर अगर 2 सेंटीमीटर लेते हैं तो देखिए सॉरी मैंने गलत बताया आपको, आर बराबर 2F है। अगर आपका आर यहाँ 2 सेंटीमीटर तो फोकस दूरी आपका कितना होगा
1 सेंटीमीटर होगा, इसका जस्ट आधा। मतलब नहीं समझे आप फिर समझ लिए, ये रेडियस है जो ये वक्रता त्रिज्या है, ये फोकस दूरी का दुगना होता है। देखिए यहाँ r बराबर 2 सेंटीमीटर, तो फोकस दूरी 1 सेंटीमीटर। कैसे? देखिए r की जगह 2 सेंटीमीटर रखिए, फिर यहाँ 2, फिर यहाँ f, देखिए f है, यहाँ 2 है, 2 यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगा तो क्या होगा 1 सेंटीमीटर। देखिए यानी अगर ये 2 है तो ये 1 है, यानी कि ये 4 है तो ये 2 होगा। मैंने क्या कहा, ये 4 है तो ये 2 होगा। कैसे? देख लीजिए आप, अगर r बराबर 4 सेंटीमीटर लेते तो फोकस दूरी 2 सेंटीमीटर आना चाहिए। देखिए हम प्रूव करते हैं, r की जगह 4 रखिए, यहाँ 2 रखिए, यहाँ इंटू एफ, तो एफ बराबर कितना हुआ 4/2, 2 सेंटीमीटर आया जी, 2 सेंटीमीटर। अगर ये 4 है तो ये 2 है। मतलब इससे कहने का क्या मतलब कि जो रेडियस होता है, जो वक्रता त्रिज्या होता है, ये फोकस दूरी का दुगना होता है। बस इतना ही कहने का मतलब था। अब देखिए और एक बात मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि ऐसे तो कुछ बात नहीं, लेकिन एक छोटा सा आपको मैं यहाँ न्यूमेरिकल करा देता हूँ तो अच्छा रहता है, मतलब अच्छा रहेगा। चलिए मैं आपको करा ही देता हूँ, है ना। अगर आपके पास वक्रता त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, सॉरी ऐसा नहीं, अगर आपके पास फोकस दूरी, यदि अवतल दर्पण की फोकस दूरी 4 सेंटीमीटर है तो वक्रता त्रिज्या ज्ञात करें। वक्रता त्रिज्या ज्ञात करें, त्रिज्या r ज्ञात करें, है ना। सिंपल 8 सेंटीमीटर होना चाहिए। कैसे? देखिए आंसर लिखा मैंने, r बराबर 2f होता है ना। अब f का वैल्यू आपको कितना दिया है जी बताइए, 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ देखिए 2 × 4 कितना हुआ, हो गया। तो ये हो गया आपका आंसर 8 सेंटीमीटर। इससे एक चीज़ और क्लियर होता है कि फोकस दूरी का जो ऐसा यूनिट है वो सेंटीमीटर होता है ना जी। तो देखिए इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और अगर ये वीडियो आपको समझ में आया तो आप अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, अगर वो कोचिंग एफर्ट नहीं कर पाते हैं। और एफर्ट कर पाते हैं तो बहुत अच्छा है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। पढ़ाई करते रहें। टेक केयर, बाय बाय।